नमस्कार दोस्तों, समर्थ जी सटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बाल विकास की इस प्लेलिस्ट में अभी तक के यूपी टेट और सी टेट में आए हुए क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तो चलिए, इसमें आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बाल विकास का। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार्य से। नेक्स्ट है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है एक संज्ञानात्मक संकार्य है। तो कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक जो है संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है सी, पठन दोष। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के या छात्र शामिल होते हैं या होते हैं? तो इसका आंसर है बी, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है डी, संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है। इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है शारीरिक स्तर पर और दूसरा है मानसिक स्तर पर। नेक्स्ट है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है डी, संवेदनशीलता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। तो इसमें है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो जो नहीं है उसको हम ध्यान रखेंगे। जब भी हम नहीं वाले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो पहले हम नहीं को जो है अंडरलाइन कर लेते हैं कि हम नहीं वाला कर रहे हैं। तो इसका होगा स्वेच्छाचारी जो है वो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है तो इसका आंसर है डी, क्योंकि उसमें ज्ञान भी होगा, अवबोध होगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये जो है ब्लूम के जो हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो यह है, बेंजामिन एवं ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा था भावात्मक और तीसरा था मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया था। तो इसमें पहला था ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा था मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यह अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो यह जो है सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सबेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। पहला था अंतःप्रक्रिया दोष, दूसरा था सूचना प्रक्रियाकरण और तीसरा था व्यक्तिगत दोष प्रतिमान और नंबर 4 था व्यवहार परिवर्तन दोष प्रतिमान। इन 4 प्रकारों के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभिप्रेरणा जो दी गई थी वो विक्टर ब्लूम के द्वारा दी गई थी। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्लूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो आंसर है डी, निगमन और आगमन की जो ये और है ये शिक्षण सूत्र नहीं है और बाकी जो है ये शिक्षण सूत्र है, क्योंकि ये जो है विधि है। तो इसमें हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर तथा
कॉमोनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है: सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। तथा नंबर 7 है विशिष्ट से सामान्य की ओर और 8 है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और नंबर 9 है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर। 10 है अनुभव से युक्ति की ओर और 11 है प्रकृति से अनुसरण की ओर। और जो ये निगमन आगमन जो है ये विधियां हैं, ये सूत्र नहीं है। फिर नेक्स्ट है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो जो कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो है तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है ए, कौशल आंतरिक एक गति है ना कि उद्देश्य। फिर नंबर 13 है निम्न में से कौन सा अपबोध स्तर के शिक्षणों में शामिल है? तो इसका आंसर है डी, अन्वेषण। अन्वेषण जो है वो बोध स्तर में शामिल है। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। पहला है अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण और आत्मीकरण इसको परिपाक भी बोलते हैं और नंबर 5 है वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। फिर है नंबर 14 सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो ये होता है योजना बनाना। जब हम माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, ठीक है। जो फिर हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो इसका आंसर है सी, ध्वनि संवेदना। क्योंकि देखेगा तो है नहीं वो पहले, वो ध्वनि संवेदना के कारण जो है अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, तो इसका आंसर है डी, तो जब होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ये भी सही है। और बी में है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी सही है। और सी है व्यक्तियों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी हो। तो इसका सही उत्तर है डी। इसकी व्याख्या हम देख लेंगे। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो इतने छोटे बच्चे को होती नहीं ना बाल्यावस्था में। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है। क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक्सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, तो इसका आंसर है सी, 2 से 7 वर्ष। इसकी व्याख्या देख लेंगे। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है और मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 15 तक होती है। इस प्रकार प्रासंक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? तो वे किया था अधिगम के प्रयास एवं भूल से, क्योंकि उन्होंने अपना सिद्धांत थार्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। नेक्स्ट है इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो वह है चोम्स्की। चोम्स्की ने जो है भाषा विज्ञान का सिद्धांत दिया था।
जो भाषा विकास का सिद्धांत था वो चोम्स्की ने दिया था। उनका पूरा नाम है नोआम चोम्स्की। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, 8 से 11 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, सहायतापरक व्यवहारक जो है वो सामाजिक मूल्य है। इसमें है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है डी, विषय वस्तु का स्वरूप, क्योंकि उसमें जो है अधिगम की इच्छा होगी तभी तो सीखेगा, प्रेरणा होगी तभी भी मोटिव होना चाहिए ना। फिर नंबर सी में है रुचि, रुचि भी होनी चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर है डी, विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो यह किसने कहा था? वैसे ये आयोग इसका आंसर इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन इसका आंसर जो है सीखने का वक्र जो है ये एविंग-हक्स ने दिया था। इसमें बता रहे हैं क्या, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति एवं प्रगति की सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर आयोग ने अभी कुछ ठीक से बताया नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पर सभी को कॉमन अंक मिला था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है स्वतः शोध के उदाहरण हैं। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये जो है व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो यह जो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम इसमें शामिल नहीं है। बाकी अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम भी है और तत्परता का नियम भी थांडाइक के नियम में है। इसकी व्याख्या E.L. थांडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं। मुख्य नियम है अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। गौण नियम है बहुअनुक्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सदृश्यता का नियम और सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये सही नहीं है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्यतः विशेषता निम्नलिखित अधिगम की अभिवृद्धि, अधिगम का समायोजन और अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं और अधिगम में विवेकपूर्ण व सृजनशील है और अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होते हैं और इसमें अधिगम अनुभवों का संगठन है। और नेक्स्ट है, अधिगम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर है बी, निमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, जो कि स्किनर का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत निमित्तीय अनुबंधन इसका दूसरा नाम है, ये जो है स्किनर का है। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चन आंसर बाल विकास के। अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।